खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मंचों से अपनी ओज कविताएं पढ़कर एक नाम कमाया है। इनकी पृष्ठभूमि में साहित्यकारों की भरमार है और इनके पिता का नाम राजस्थानी गीतकार के नाम से फेमस है, दुर्गादान सिंह गौड़ साहब। ये इनके सुपुत्र हैं कवि निशा मुनि गौड़ जी। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे स्टूडियो पधारे हैं। इनसे साहित्यिक जो गतिविधियां हैं इसके बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं कवि निशा मुनि गौड़ साहब से। निशा मुनि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। निशा मुनि जी, काव्य यात्रा तो आपके परिवार से ही अनवरत है। हमारे दर्शकों को बताएं आपका जीवन परिचय, आप कहाँ से आए और कब से आपने अपना काव्य सृजन किया। मैं सबसे पहले तो एसटीएन चैनल के तमाम दर्शकों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस शहर के एक बड़े चैनल के माध्यम से आज मेरा साक्षात्कार हो रहा है। मेरी पृष्ठभूमि से आप बखूबी वाकिफ है सभी, और सन 2002 से मैंने काव्य मंचों पर शुरुआत की। मैं 96 से जैसे लिखना शुरू किया हमने, झालावाड़ में अध्ययन करता था। बड़े भाई साहब वहाँ पे कॉलेज में थे और मैं 10th और 9th का जो पीरियड्स था उसमें झालावाड़ रहे। वहाँ से मेरा ये एक शौक था कि मुझे कवि बनना है जी। तो मैंने शुरुआत लिखने से की। जब मैं इस लायक हुआ कि मैं कुछ सुना सकूं तो मैंने पहली बार हमारे पिताजी को मैं कविताएं सुनाने के लिए मतलब सोचना पड़ता था, और घर का डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि एकदम पापा से बात नहीं की जा सकती थी। तो मम्मी के माध्यम से हम लोग पापा से बात करते थे। तो हमने हमारी रिकमेंड, पहली रिकमेंड जो कविता की थी वो हमारी माँ के सामने लगाई और माँ को निवेदन किया है कि माँ को हम चाहते हैं कि एक कविता मैंने लिखी है तो पापा सुन ले जी। तो जैसे ही ये प्रश्न पिताजी के सामने गया, उसके बाद पिताजी का रिप्लाई ये था कि उनसे ये कहो कि वो हमें सुनाने के बजाय वो मुकुटमणि राज को सुनाए, वो मुरलीधर गौड़ को सुनाए, वो विश्वामित्र दास जी को सुनाए। तो हम कोटा ही रहते थे सब लोग। सन 2000 में पिताजी ने राजपूत हॉस्टल में वार्डन के पद पे पदस्पद हुए थे। 3-4 साल हम उसमें रहे जी। तब से लेके जब मैंने पहली कविता मैं बताऊं आपको कि मेरी माँ को सुनाई, और उसके बाद वही कविता मैंने जन जन तक पहुंचाने का काम जो था, तो उस एक कविता से मैंने शुरुआत की और धीरे 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 माँ सरस्वती जैसे जैसे प्रसाद देती रही वैसे वैसे आप तक पहुंचते रहे। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने शिक्षा से क्या नाम से व्यापार की तरफ, व्यवसाय की तरफ बढ़े, तो उस समय एक ये था कि प्राइवेट जो नौकरियां हुआ करती थी वो छोटी छोटी शहर में ढूंढना शुरू किया। मैंने पूरा प्रयास मेरा ये रहा कि कैसे भी हो, पर कुल मिला के अब हमने पढ़ाई छोड़ दी तो हम कैसे भी करके अपने आप को स्टेब्लिश करें। बिल्कुल। और ये ईश्वर की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है कि मैं अपना काम करता रहा और मुझे ये नहीं पता था कि इस फील्ड में मुझे इतना स्वीकारा जाएगा। और जैसे जैसे क्या नाम से आज जिस मुकाम पे है वो सब आप लोगों की दुआएं हैं। इनमें इस जगह पहुंचने में मैं सर्वाधिक अगर किसी का योगदान मानता हूं तो मेरी माँ का ज्यादा मानता हूं मैं, और उनके ही आशीर्वाद है। आज उनको संसार से गए हुए 3-4 साल हो गए, पर मैं उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इतना सा ही निवेदन करूंगा इस स्टूडियो के माध्यम से कि माँ किसी का गुरु होती है और परिपक्व गुरु होती है तो वो संसार में किसी भी चट्टान, किसी भी तूफान के आगे झुकता नहीं, न घबरा सकता। बहुत खूब। निशा मुनि जी, आपका घर
यानी हाड़ोती वर्ग के साहित्यकारों से सुशोभित होता रहता था। अब उस मतलब बागान में आप पल्लवित हुए देखते जी देखते। जी जी तो अ, आपके जो पापा हैं दुर्गादान जी सिंह जी, उनका बड़ा नाम है राजस्थान में, राजस्थान में नहीं देश भर में श्रृंगार के रूप में। जी तो जो साहित्यकार आते थे वो कौन कौन साहित्यकार थे जो आप उनके चरणों में रहते थे? जी। मैं मेरे परिवार में शुरू से ही सभी लोगों का आना जाना रहा, और खासकर प्रेम जी प्रेम जी पापा के अनन्य मित्रों में से हुआ करते थे। और श्रद्धेय मुकुट मणिराज जी, विश्वामित्र दादी जी, ये एक ऐसी हरावल पंक्ति थी राजस्थानी भाषा की। और इन सब के जो पुरोधा, इन सब ने जिनसे सीखा, पूजनीय रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, गिरधारी लाल जी मालव साहब, इनसे इन्होंने सीखा। मेरे ही गांव से, क्या नाम से, डॉक्टर शांतिलाल भारद्वाज राकेश साहब। जी तो इन सबको ही हमने आंख खोलते ही, लोग तो पेड़ देखते, हमने बरगदों को देखा। वाह। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब घर परिवार में ये सब इनका आगमन होता था और जब चर्चाएं होती थी, तो साहित्यिक चर्चाएं जब निकलती थी, और हमारा काम केवल इतना सा होता था जो एक बच्चे का होता है, भाई पानी पिलाना, चाय पिलाना, अंकल को नीचे तक छोड़ के आना। तो उन सारे संदर्भों को, उन पावन स्मृतियों को आज भी हम अपनी आंखों में कैद करके हृदय में समाये हुए हैं कि वो भी एक दिन थे जब एक कवि के घर में उत्सव हुआ रहता था। लोगों का आना जाना, साहित्यिक चर्चाएं होना, काव्य गोष्ठियां होना घरों पे। आज वो सारी चीजें लुप्त सी होती देख रहे हैं, तो हम खुद भी पीड़ित हैं कि हमने जी हमारा बचपन, हम गर्व से कहते हैं, जो अभी मेरा बड़ा बालक 10वीं में है, जी जी 15 साल का है, मैं हम उनसे कई बार घर परिवार की जब चर्चा होती है तो हम कहते हैं कि हमने हमारा बचपन फूलों में भी जिया, खुशबू की तरह महकते रहे। जी आज जो वातावरण हम देख रहे हैं घरों में, ना तो साहित्यिक वातावरण बचे हैं, ना संस्कार संस्कृति अपनी जगह। भाई ये साहित्य समाज का दर्पण होता है, सर्वाधिक ये संस्कृति को संभालने वाला विषय है। जी शब्द का जो माधुर्य है, और शब्द, वो कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है। हम जहां तक शब्द को पूजने के हिसाब से नहीं निकालेंगे अपनी जीविया से, तब तक वो शब्द पूजने नहीं होगा संसार में। बिल्कुल। तो हमने शुरू से उन तमाम बड़े कवियों से, बड़े साहित्यकारों से देखते हुए, दर्शन करते हुए ये सीखा कि कविता लिखना अपनी जगह पर, वो कहते हैं कि गोपाल दास सीनत जी जो हिमालय हैं हिंदी के गीतों के, जी उन्होंने कहा था कि आदमी के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। तो वाह। बहुत मुश्किल है कवि होना संसार में, पर आज जो कुछ हमारे पास है, हम हमारा अपना कुछ नहीं मानते, हम जो भी मानते हैं घर परिवार के संस्कारों की देन मानते हैं, और ये तमाम जो साहित्यिक परिवार है इनके आशीर्वाद मानते हैं, और इस शहर की दुआएं मानते बिल्कुल। निशा मुनि जी, आपने दिल्ली लाल किला से भी हैं। जी, अपनी मेरा सौभाग्य रहा। कविता पढ़ी, जी और राष्ट्रीय मंच यानी राष्ट्रीय कवि का दर्जा आपको मिला। तो वह क्षण क्या था, और कैसे आप वहां तक पहुंचे, और कौन सी कविता जी। आपने उस समय देश को समर्पित की थी? अ, उस समय मैंने जब पहली बार मैं लाल किले पे गया, तो मुझे जब हिंदी साहित्य अकेडमी दिल्ली की तरफ से विधिवत रूप से एक लेटर आया, जी और वो जैसे ही कोरियर द्वारा मैं घर तक पहुंचा, मैं पिताजी ने मुझे कहा कि तुम्हारे ये लाल किला का आमंत्रण आया है। और मेरा सौभाग्य था कि उसमें हम कोटा से दो थे। जी श्रद्धेय जो हमारे युवा पीढ़ी के आइकॉन है, आदरणीय अतुल कनक जी, वो भी उस कवि सम्मेलन में थे। जी तो वो मुझे बाद में पता चला। वो जो लेटर मैंने पढ़ा और मैंने मम्मा के चरणों में जाके रखा। मैंने जी कहा, मैंने मम्मी आज ये आमंत्रण लाल किले का है, और हमारी माँ अशिक्षित होने के बावजूद भी एक पीएचडी होल्डर से ज्यादा महनीय बुद्धि वाली समझते थे हम। जी इतनी आईक्यू, इतना उनको ज्ञान था। मैंने जैसे ही लाल किले का नाम लिया, तो पापा ने कहा कि ये ठुकरानी साहब, ये जो हमारे पारिवारिक जी बोलने के जी संस्कार है कि ठुकरानी साहब, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन का आमंत्रण आज आपके पुत्र को मिल गया है।
तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये कवि हो गया। हम्म। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब हम गए तो वहां पे मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को पहली बार देखा था, शिवोम अंबर जी को मैंने पहली बार देखा था, सोम ठाकुर जी को मैंने पहली बार देखा था। मुझे लगा कि हम आज तालाब से निकल के महासागर में विचरण करने आए हैं। तो वो हिंदी के महासागर वहां सारे थे। और उस समय की मेरी सर्वाधिक लोकप्रिय जो कविता थी, वो उसके कुछ अंश में सुना देता हाँ, हूँ। सुनाइए। वो दरअसल पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे वो हाँ, रचना हाँ, थी। बताइए, सुनाया आप। 4 पंक्तियां थी कि त्याग बलिदान कर्म निष्ठा के धन ते आप फिर जनता से यहाँ छल के से हो गया। त्याग बलिदान कर्म निष्ठा के धन ते आप फिर जनता से यहाँ छल के से हो गया। सच्चाई का यहाँ भरोसा के से उठ गया, गुंडे तस्करों में यहाँ बल के से हो गया। आपने कहा तो जनता के दुख हरेंगे हम, आपका ये सपना विफल कैसे हो गया। और भ्रष्टाचार गर यहाँ आपने नहीं किया तो झोपड़ी से आपके महल कैसे हो गया। तो ये इतनी वायरल हुई। और इन्हीं पंक्तियों ने मुझे क्या नाम से लाल किले पे भी खूब आशीर्वाद मिला कि उस समय या ये जो आने जाने का समय चल रहा था, जिस समय मैं पहली बार गया था, ये सारी न्यू में रही साहब हमारी। निशा मुनि जी, आपने अभी छोटे उम्र है आपकी, ज्यादा बड़ी उम्र तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल छोटी उम्र। इसमें अब तक कितनी कविताएं आपने संकलित कर चुके हैं? मैं क्या नाम से हिंदी मंचों के हिसाब से मैं बात करूं तो करीबन 8, 10, 15 गीत ऐसे हैं मेरे, जो मैं जहां भी पढ़ता हूं उन सब पे श्रोताओं के साथ साथ मैं ये समझता हूं कि मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, शहर की दुआएं और माँ जगदम्बा स्वयं मेरे साथ खड़ी रहती है। क्योंकि वो सारे ही गीत इस प्रकार के हैं कि मैं जब भी जिस किसी भी कालखंड में पढ़ूं और किसी भी प्रकार से कोई सा भी मंच हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से पूरा प्रेरित हो या बिना राजनीतिक के कार्यक्रम हो, वो सब में प्रासंगिक है। और मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि कविता का सही मायना वो है कि आपके मुंह से वो निकली, पहली बार उस शहर के श्रोताओं ने सुनी, और भीड़ से निकलते समय अगर एक श्रोता भी आपकी एक पंक्ति को गुनगुनाता हुआ निकल गया तो समझ लीजिए माँ जगदम्बा ने आपको परिपक्व प्रसाद दिया है। बहुत सुंदर बात कही है आपने निशा मुनि जी। निशा मुनि जी, जो आप ओज की कविता लिखते हो जी, तो मन में क्या भाव आता है आपके? मैं क्या सोच के आप मतलब अपनी रचना को गति देते हो? मैं एक निवेदन करूं कि जो कुछ साहित्य का, जो कुछ कवि रचता है, बसता है, वो इस संसार में बिखरा हुआ है। हाल ही में पिछली 22 जनवरी को भगवान श्री राम का आगमन हुआ जी। और अयोध्या में वो आके विराजे। उस समय सबने भगवान राम की आराधनाएं लिखी, सबने भगवान श्री राम पे कविताएं, पर मुझे जो मेरा क्या नाम से भगवान श्री राम पे पहली बार, क्योंकि राम एक इतना विराट व्यक्तित्व कहेंगे हम, और क्या नाम से ईश्वर की उसमें है पदवी में कि हम उन पे क्या लिख सकते हैं, जो कुछ उनका आशीर्वाद है। मैंने कल्पना ये की, मैं उस गीत के कुछ अंश सुनाना चाहूंगा। सुनाए सुनाए। मेरी कल्पना उसमें केवल इतनी सी थी कि भगवान श्री राम ने जब वो वन रहे और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि राजा का बेटा जब जंगल में जाएगा और वो भी एक वचनों के माध्यम से, वो परंपरा कहते ना कि हमारा ये जो परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो निभाने के लिए तो उन्होंने कैसे निभाया होगा। मैं शुरू करता हूं। भगवान श्री राम मेरे सामने, मेरे गीत में वही किरदार है और वही बोल रहे हैं कि मैं दशरथ का राम, मैं दशरथ का राम, सदियों से वन वन घूम रहा था। मैं दशरथ का राम, सदियों से वन वन घूम रहा था। अपनी ही धरती पे देखो, अपनी ही धरती पे देखो, अपना ही घर ढूंढ रहा था।
मैं दशरथ का राम। बहुत सुंदर। और भगवान श्री राम के साथ कौन थे कि वानर सुग्रीव हनुमान अंगद, वानर सुग्रीव हनुमान अंगद। मैंने उनसे वर्तमान युग की कल्पना और दोनों में विभाजनता देखिएगा कि वानर सुग्रीव हनुमान अंगद, कहने को थे केवल बंदर, मेरे खातिर लांग गए थे पल भर में सो जोन समंदर। उनकी तुलना तुमसे कैसे, उनकी तुलना तुमसे कैसे, मन ही मन में सोच रहा था मैं दशरथ का राम। इसमें जो दूसरा अंतरा है वो मेरे जीवन की उपलब्धि मानता हूं कि ये जगदम्बा ने प्रसाद ही दिया है। भगवान श्री राम ने अपनी ओर से जिनको धन्यवाद ज्ञापित किया उन पात्रों को मैं आपके सामने रखता हूं कि मुझ पे है उपकार के वटिका, मुझ पे है उपकार के वटिका, और जटायु के जीवटिका, शबरी के झूठे बेरों ने पाया भेदी राम के गटिका। एक गिलहरी के पंजों में, एक गिलहरी के पंजों में, छुपा समर्पण खोज रहा था मैं दशरथ का राम। तो ये जब हमारे आमने सामने और बिखरा जो होता है उसी को कवि सजोता है, उसी को कवि क्या नाम से पीरों के शब्दों के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। बहुत सुंदर बात आप, और बहुत सुंदर गीत वास्तव में आपने भगवान राम पर जो सृजित किया, बहुत ही दर्शकों को पसंद आया। निशा मुनि जी, आपके आंगन में सरस्वती का वास है ऐसा लगता है, क्योंकि पिता, आप और माता के जो गुण जी आप में समाहित हैं। आपकी जो रचना, जो गीत आप लिख रहे हैं, इनकी कोई आप पुस्तक के रूप में सामने लाने का विचार है बिल्कुल आपका क्या है? बिल्कुल। मैं मेरा शीघ्र ही ये प्रयास चल रहा है जी। कि मैं अति शीघ्र एक पुस्तक प्रकाशन के तौर पे बहुत जल्दी जो आ रही है वो एक कहानी पे आधारित है। जी। मैं कविताओं के साथ साथ कहानी भी लिखता हूँ, और जिसे हम कहते हैं कि उपन्यास, एक वो 100-150 पृष्ठों का उपन्यास है और उसका शीर्षक है उसके आसपास। जी। बहुत शीघ्र वो क्या नाम से प्रकाशित हो रहा है, जो गद्य में है पूरा। यानी गद्य और पद्य दोनों दोनों में आपकी विधा चल रही है। दोनों में। बहुत सुंदर बात है। और जो आप जी की जो कविताएं हैं, जी ओज में आपने सैनिकों पे भी लिखी, खूब लिखी। तो कुछ पंक्तियां हो सुनाई हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। मेरा एक नया गीत है जो मैं चाहता हूं कि मैंने जी। पिछली बार मैं बिफोर लास्ट ईयर कोटा दशहरा मेले में पहली बार पढ़ा था। जी। इस बार तो दुर्भाग्य है कि हम वहां जा ही नहीं पा रहे हैं जी। पर पहली बार मैंने यहाँ पढ़ा था, क्योंकि हमें साहब इस बात से खुशी होती है कि हमें जितने शहर में पहली कविता मेरा प्रयास ही रहता है मैं मेरे शहर में सुनाता हूँ, क्योंकि शहरवासी उसको मुझे सुने। शहर स्वीकार लेगा तो महानगर और पूरा ब्रह्मांड स्वीकारेगा बिल्कुल इस सही मन के साथ। तो तिरंगे शीर्षक से मेरा गीत है हाँ। जो मैंने हाल ही में लिखा है, मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाई। जिसको मुझको जिसने अपना माना। तिरंगा स्वयं जी। अपनी जुबान से अगर बोलता तो क्या बोलता कि मुझको जिसने अपना माना और मुझे जिसने पहचाना, जिसने मुझको जिया है दिल से, जिसने मेरा सीना ताना। एक नहीं 100 बार चलाऊं, सर से पैरों तलक जलाऊं, मुझको आग लगाने वालों खुद ही खुद पछताएंगे, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे। जो रंग है 3 रंगों का, उसमें जो रंगा वो सेनानी हो गया,
और वही क्या नाम जिस धरा पे अपने प्राण न्यौछावर करके ये प्रमाणित कर गया कि हाँ हम इस देश की मिट्टी के सच्चे सपूत हैं। कि मेरे रंग में रंगने वाले, सैनिक का स्वभाव इन 4 पंक्तियों में पढ़ रहा हूं कि मेरे रंग में रंगने वाले, मेरे पथ पर चलने वाले, तेज तूफानों के सम्मुख भी रास्ते नहीं बदलने वाले, झुकते नहीं किसी सूरत पर, वरते मौत स्वयं मोहरत पर, बड़े गर्व से लिपट लिपट के वंदे मातरम गाएंगे, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे। 4 पंक्तियां वो जो तिरंगे का स्वभाव है कि मुझ में सागर की है लहरें, मुझ में सागर की जो लहरें, और सूरज के मुझ पर पहरे, मैं दंगों में खूब चलाऊं, मेरे भीतर जख्म है गहरे। राम रहीम कविता मैसेज होती है, कविता संदेश होती है, कविता जोड़ने का काम करती है, न कविता तोड़ने का काम करती है। कि राम रहीम सभी अपने हैं, आंखों में पावन सपने हैं, राम रहीम सभी अपने हैं, आंखों में पावन सपने हैं, विश्व गुरु की अमर कहानी सब मिलकर दोहराएंगे, पल पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां इस गीत की वो पंक्तियां हैं जो शायद तिरंगा ऐसा सोच रहा हो कि मुझ पे गर उपकार करो तो बस इतना सा ही करना, मुझ पे गर उपकार करो तो बस इतना सा कर देना, मेरे माँ के काश्मीर में रंग केसरिया भर देना, जिस दिन तुम ये रंग भरो उस दिन खुल कर लहराऊंगा, जिस दिन तुम ये रंग भरो उस दिन खुल कर लहराऊंगा, रणवीरों से उस दिन ये रंग भरो उस दिन खुल कर लहराऊंगा, रणवीरों से लिपट लिपट के अपने भाग सराऊंगा, मेरा मस्तक धवल हिमालय, कि मुझ पे गर उपकार करो तो बस इतना सा कर देना, मुझ पे गर उपकार करो तो बस इतना सा कर देना, मेरे माँ के काश्मीर को रंग केसरिया भर देना, जिस दिन तुम ये रंग भरो उस दिन खुल कर लहराऊंगा, जिस दिन तुम ये रंग भरो उस दिन खुल कर लहराऊंगा, रणवीरों से लिपट लिपट के अपने भाग सराऊंगा, मेरा मस्तक धवल हिमालय, मेरा मस्तक धवल हिमालय, और बाजू है चर्च शिवाले, तुम आपस में लड़ो मिटोगे तो मैं खुद मिट जाऊंगा, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कहलाएंगे, पर मुझ पर मर मिटने वाले अमर वीर कह। बहुत सुंदर, बहुत तिरंगा कविता वास्तव में धूम मचा रही है आपकी। निशा मुनि जी, आपको इस क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में कई सम्मान, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि हो हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वैसे तो पिछले 15-20 वर्षों में कई सारी उपलब्धियां मेरे खाते में, पर उन सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि एक तो मुझे गुरु के रूप में इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय आदमी श्रद्धेय विनीत चौहान जी जो मेरे गुरु हैं वो मिले। मैं सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की वो मानता हूँ। और दूसरी उपलब्धि, मैं पहला कवि होऊंगा शायद जो 32 वर्ष की आयु में जिसने लाल किला पढ़ा, तो वो दूसरी उपलब्धि। बाकी जो आपका
सब टीवी का जो एक वाह वाह क्या बात करके एक जी चैनल पे जो कविताओं का जी कार्यक्रम आया करता था, बिल्कुल। उसमें शैलेश लोढ़ा शैलेश लोढ़ा जी वाला, मेरे तो अंकल ही है। जी पर ये सारे बड़े लोग, चाहे चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हों, चाहे शैलेश लोढ़ा जी हों, पूजनीय हरिओम पवार साहब हो, या बलवीर सिंह जी करुण हो, या आपके क्या नाम से सुरेंद्र शर्मा जी हो, ये सारे लोग इस वजह से प्यार करते हैं कि अब मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे पिता ने बहुत कुछ कमाया है। बहुत इस वजह से उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ है, तो लोग मुझे आज भी अपना बच्चा समझ के सब यूं स्वीकार लेते कि यार दुर्गादान जी का बालक। बहुत तो बढ़िया। एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो पिताजी का मिला। तो वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने जिस कुनबे में जन्म लिया, उस कुनबे से 3 सितारे निकले, और वो पूरे देश में आज भी उनको सुना जाता है, पूजा जाता है। पूजनीय स्वर्गीय रघुराज सिंह जी हाड़ा, जो हमारे कुनबे के भानेज हैं, बिल्कुल और दूसरे पूजनीय जगदीश सोलंकी जी, वो भी हमारे ही कुनबे के भानेज हैं। तो ये रिश्तों में जो साहित्य मिला, और हमारे गांव के सबसे बड़े कवि जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, डॉक्टर शांतिलाल भारद्वाज राकेश, बिल्कुल। तो ये उपलब्धि मानता हूँ जीवन की कि ऐसे कुनबे में, ऐसे खानदान में मुझे जन्म दिया ईश्वर ने। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मंचों तक अपनी छवि बनाने वाले कवि निशा मुनि गौड़ साहब। निशा मुनि जी मंचों पर अपना कविता पाठ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इनकी आगे जो मानस है इनका, वह है एक कृति के रूप में ये समाज को अपनी रचनाओं से सारगर्भित संदेश समाज को देना चाहेंगे, और जल्दी पाठकों के सामने इनकी कृति आएगी, ऐसा इनका प्रयास है। जी। और इनकी कविताएं दूर दूर तक सुनी जाती है, जाना पहचाना नाम है, और परिवार भी इनका साहित्य क्षेत्र से भरा पड़ा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका नमस्कार।